किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे सभी किसान भैया बिन्नाहरों को स्वागत है, अभिनंदन है, सबको हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी भी पधार चुके हैं, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिजोरा में। तो त्रिपाठी जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में। और किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी ये कार्यक्रम में आवो शुरू हो गए हैं, तो आप देखत हैं पहले फोन पे को है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर, हम बबलू पटेल बोल रहे हैं सर, चारोदा से। अच्छा, बबलू भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, खेती किसानी में क्या समस्या आ रही है? सर बैगन लगाए हैं थोड़े से 1 एकड़ जगह में। अच्छा। जी सर, सो एक दवाई ले आए थे, हम दम हो गए थे, सो सही तरह से वो काम नहीं कर रही। सो अच्छी सी दवाई सर आप बताएं जो आपके यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं। बिल्कुल भैया, वैसे भट्टों में समस्या क्या आ रही है? किरा हो रहा है सर, किरा। अच्छा, बहुत ज्यादा पूरी फसल पे लग रही का? नहीं, कम से कम 30% लग रहा है सर। अच्छा, चलो भैया, आपकी समस्या को निदान हम करवाए दे रहे हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ स्टूडियो में पधार चुके हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, तो वे आपके लाने जानकारी दे हैं, सुनो ध्यान से। देखिए, इस समय बैगन हमारा बेमौसमी फसल है, तो कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो भी हमारे बैगन लगे हुए हैं जिनमें कीड़े लग रहे हैं, उन बैगन को तोड़ के इकट्ठा करके हम उसको एक जगह जाके जमीन में गाड़ के नष्ट कर दें। और इसके बाद कोई भी एक कीटनाशी जैसे थायोक्लोप्रिड है, रेनेक्सीपायर है, इनमें से या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड है, इसमें से किसी भी एक कीटनाशी का हम छिड़काव करें। और जो किसान भाई छोटे स्केल पे बैगन की फसल लगाए हैं, मान लीजिए 100 पौधे लगे हैं या 50 पौधे लगे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कीटनाशी डालने की आवश्यकता नहीं है। उनको जैविक नियंत्रण भी करो। 3 से 4 दिन के अंतर पे नीम का तेल या नीम की निबोली का रस वो अगर डालते हैं तो निश्चित रूप से उनका ये बैगन के कीड़े नियंत्रित हो जाते हैं। इसके अलावा बैगन के फ्रूट एंड सूट बोरर जो लगता है, उसके फेरोमोन ट्रैप आने लगे हैं। जी। उसमें क्या है कि जो उसकी पंखी है, जो एडल्ट है, नर कीट है, वो उसमें ट्रैप हो जाता है, तो उसका जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो रुक जाता है, प्रजनन रुक जाता है जी। तो कीट नियंत्रण आसानी से हो जाता है। तो वो फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके भी हम उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको रोक सकते हैं। जी। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सर, ग्राम गौर जामर, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से मैं विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भैया विपिन कटारे जी। आप तो हमारे कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल सर, बहुत पुराने श्रोता हैं और नियमित भी हैं। हाँ, तो बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में? सर मुझे 2 जानकारी चाहिए थी डॉक्टर साहब से। हाँ। पहला तो मतलब मुझे राहर के बारे में जानना था। अच्छा। राहर की कोई किस्म मतलब ऐसी कि मतलब कोई नई आई हो और जल्दी वाली, तो वो जाननी थी कि मतलब अपन गेहूं की बुआई भी कर सके आगे के मौसम में। अच्छा। हाँ, और दूसरा सवाल ये था सर कि खरपतवार का निराकरण अभी कुछ ऐसा हो तो अभी से हम कर लें, तो उसके बारे में बता, क्योंकि फिर बाद में 2 बार दवाइयां भी डालते हैं और निदाई भी करवानी पड़ती है। तो कुछ ऐसा हो तो पहले से ही, क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयां आती ना, कि पहले से ही हो जाता है। बिल्कुल भैया, खरपतवार को नियंत्रण आप यांत्रिक विधियों से नहीं करत का भैया? मतलब हाथ से निदाई नहीं करत का, साइकिल चक्का वगैरह चलाए? नहीं सर, वो होता ना, वैसे तो करते हैं, लेकिन कभी मतलब पिछली साल हुआ था कि कचड़ा में दवाई डाली लेकिन मराई नहीं, तो फिर मतलब निदाई करनी पड़ी फिर हाथों से। अच्छा। हाँ, तो मतलब थोड़ा, क्योंकि पहले से अगर कुछ बातें याद रखें तो फिर उसमें थोड़ा सा कम होता है ना। बिल्कुल भैया, देखो क्या है कि जैसे कचड़ा मार जो दवाई अपन डालत हैं, तो एक तो वो समय महत्वपूर्ण होता है कि कौन से समय अपन को डालने हैं। हाँ। संगे भैया, जैसे चौड़ी पत्ती वाले कचरा की अलग दवाई आउट है, सकरी पत्ती वाले कचरा की अलग दवाई आउट है, और कौन सी फसल में अपन दवाई डाल रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान अपन को रखने पड़ता है। बिल्कुल सर, और डोज भी कम ज्यादा हो जाता है, उससे भी होता है ना। और जहाँ तक भैया संभव होए, इन दवाइयों के अपेक्षा अपन यांत्रिक विधियों या हाथ से निदाई करें तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल सर। वैसे कितने रकबा में आप फसल लगाते हैं भैया? सर वैसे तो हमारी पूरी 5-6 एकड़ है सर। तो 5-6 एकड़ जमीन है जैसे आपकी, तो 5-6 एकड़ में का सोयाबीन बोत हो के कोनो और फसल भी लगाऊ?
सर पिछली साल तो उड़दा और राहर और धान बही थी सर, तीन चीजें। अच्छा, तो गहरी जुताई नहीं करवाऊ था भैया गर्मी में का? जुताई सर भाई थी 2022 में, नहीं सर मतलब 2 साल हो 20 में कराई थी सर। हाँ, मतलब कम से कम 3 साल में एक बार अपन को गहरी जुताई करवाओ चाहिए। हाँ, अब अगली साल कराएंगे सर। लेकिन हाँ, और कूड़ा को तो भैया जैसे जो खरपतवार वगैरह निकलत हैं, हाँ वो के लाने तो जैसे गर्मी में अपन गहरी जुताई करवा देवे और एक के बाद जैसे मान लो अपन हल्की एक सिंचाई कर देवे और ओ के बाद जैसे खरपतवार ऊंगत है शुरू में, हाँ, तो उनको तभी अपन को पटा के नष्ट कर दो चाहिए। अच्छा, तो गहरी मतलब ये आप बोल रहे हैं अप्रैल मई की बात है ना? हाँ, तो जैसे मान लो अगर अपने पास सिंचाई के लाने पानी होए, हाँ, तो एक पानी लगा के उनको ऊंगे आन दो, हाँ, और फिर उनको बीज समेत नष्ट कर देवे भैया। अच्छा, तो सर वो ये भी बोलते हैं ना कि तब जान दे खेती में, तो फिर अपन पिलाऊ करें और तुरंत पानी जावे, फिर तब क्या से सर? नहीं, जैसे तपबे की बात अलग है, उनसे अलग नष्ट होते हैं, लेकिन जैसे उनको मतलब अंकुरित हो जाते हैं तो उनको भैया छांट के अपन मिट्टी से अलग कर देवे। हाँ, कैसे भैया उनके बीज भी तो बहुत रहते हैं, वे भी फैलत हैं जमीन में। हाँ, नहीं बिल्कुल सर, है ना, तो बीज अगर मिट्टी में रहे तो फिर खरपतवार की अगले साल फिर समस्या हो जाए। हाँ सर, वो तो बात है। तो अपन को ध्यान जो करना है भैया कि मिट्टी से जितो भी अपन संभव होए खुद हाथों से निंदाई करके खेत से बाहर अपन जला देवे या नष्ट कर देवे। हाँ, है ना, आज बिल्कुल। और आजकल जो कचरा है ना वो भी मतलब जैसे नए बीज आ रहे ना, ऐसे कचरा भी नए प्रकार की एक से एक बढ़ के आने लगे, और मतलब जो पहले नहीं आती समस्या वो आने लगी अब तो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भैया। गाजर घास पहले मतलब जो सियाने लोग बताते थे वो पहले गाजर घास इतना नहीं होता जितना अब होने लगा है। हाँ, चलो भैया, तो आपके 2 प्रश्न कहा है कि एक तो राहर की नई किस्मों की जानकारी आप चाहत हो और खरपतवारों की, जैसी अब चर्चा चल रही थी, तो खरपतवारों के नियंत्रण के लाने के खरपतवारें हो ही ना खेत में, एक के लाने किसान भैया क्या करें? तो आपके लाने डॉक्टर त्रिपाठी जी जानकारी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। देखिए, खरपतवारों की तीव्रता कम हो इसके लिए आपको गर्मियों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो मिट्टी पलटने वाले हल से की जाती है जी, वो करनी चाहिए। 2 से 3 वर्षों के बाद हम उनको खेत में जरूर करें। दूसरी बात यह कि खरपतवार तो उगेंगे जब हम फसल लेते हैं, उपजाऊ भूमि में खरपतवार तो उगते ही हैं, और जो खरपतवारों के बीज हैं वो बहुत लंबे समय तक खेत में पड़े रहते हैं, तो जैसे उनको अनुकूल मौसम मिलता है वो जमते हैं। तो कम उनकी तीव्रता हो उसके लिए आप प्री इमरजेंस, जैसे हमारा पेंडामिथ्रिन था, सब्जियों में हम प्री इमरजेंस में पेंडामिथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन में डाइक्लोसोलम का उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसी तरह धान के भी नींदानाशक है प्री इमरजेंस, जिनको बोनी के तत्काल बाद हम उपयोग करेंगे तो नींदा जो है हमारी बहुत तीव्रता से नहीं बढ़ेंगे। या फिर खड़ी फसल में हम डोराकुल्फा चला के निदाई करके या पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड डाल के खरपतवार को नियंत्रित कर सकते। तो डॉक्टर साहब, खरपतवार नाशियों के प्रयोग को समय भी महत्वपूर्ण है का, कि कौन से समय इनको प्रयोग करो चाहिए अपन को? देखिए, खड़ी फसल में जो खरपतवार नियंत्रण किया जाता है उसकी एक अवस्था है जी। जैसे मान लीजिए हम उड़द की बात करें तो 15 से 25 दिन का समय ऐसा है जब हमें नींदा नियंत्रण कर देना चाहिए जी, भले नींदा की संख्या कम हो। सामान्य तौर पे किसान भाई क्या कहते हैं, अभी बहुत नींदा नहीं है, 1 सप्ताह बाद दवाई डालेंगे। तो 35 दिन पे हमने उड़द में अगर दवाई डाली तो हमारी उड़द को भी समस्या आती है उससे, और नींदा भी हमारा पूरा नियंत्रित नहीं होता। इसी तरह सोयाबीन में 20 से 30 दिन के बीच में आपको नींदा नियंत्रण का काम करना चाहिए। तो स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी जी। स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हमारी स्टेज निकल गई तो हमारी फसल को भी नुकसान होगा, क्योंकि देखिए मूंग है, उड़द है, ये सब दलहनी फसलें हैं, इनकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, यूरिया बनने का काम होता है। अगर हम देर से नींदानाशक डालेंगे तो वो ग्रंथीकरण का काम हमारा रुकता है, बाधा आती है उसमें, तो पौधे का जो विकास है वो प्रभावित होता है। तो नींदा नियंत्रण आप समय पे जरूर करें। जो इनने दूसरा प्रश्न किया है कि अरहर की राजेश्वरी एक किस्म है जो अभी काफी प्रचलन में है, इसका बीज भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा एक BDN 711 है, वो भी एक अच्छी किस्म है। एक पूसा 922 है, वो भी बहुत अच्छी किस्म है। एक नई किस्म आई है पूसा 16, वो उसकी जो पकने की अवधि है वो 140 दिन के आसपास बताई जा रही है, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और जो पुरानी हमारी किस्में थी, आशा है, जवाहर अरहर 4 है, JKM 189 है, JKM 7 है, जिन किसान भाइयों के पास ये बीज हो तो उसको साफ करके उसकी पिकिंग करके कोई दूसरी किस्म का बीज उसमें ना हो और फिर उसको हम उससे भी बोनी
कर सकते हैं जी। और अरहर में खास बात ये रखना है कि आपको 8 किलोग्राम से ज्यादा बीज 1 एकड़ में उपयोग नहीं करना और साथ ही साथ जो बीज आप बोएं कम से कम 18 इंच की दूरी पे बोएं। वैसे तो अरहर 2 फीट की दूरी पे बोई जाती है जी। लेकिन चूंकि सीड ड्रिल में 2 फीट को एडजस्टमेंट करना थोड़ा कठिन हो सकता है तो कम से कम 18 इंच की दूरी पे हम अरहर की बोनी अवश्य करें। जी। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, कुआ बोल रहे? हम सर महेश राय बोल रहे हैं सर, महेश राय बहादुरपुर से, सागर जिला सर। अच्छा अच्छा, महेश राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, क्या समस्या आ रही खेती किसानी में? किसानी में क्या आ रही समस्या सर, सोयाबीन इस साल बोए के नहीं बोए सर, अब पानी छिल्ले छोड़ा हो सर, 20-22 तारीख तक सोयाबीन बह जाने चाहिए, सोयाबीन बोए के नहीं भाई, आपसे पूछे हमने, चलो सर लोगों से पूछे। अच्छा, बिल्कुल भैया, जानकारी तो देखो आपके अनुभव भी हैं कि सही अच्छो बतर मिल जावे पे ही अपन को बुआई करो चाहिए। अब है हालांकि देखो कल पानी भी गिरो है कई क्षेत्रों में। हाँ सर। हैं जमीन में अब नमी उतनी नहीं हो पाई है जितनी चाहिए अपन को। जी सर, जी सर। और कछु प्रश्न है भैया आपको? और सर हम गेहूं बोते हैं सर, तो बाद में सर बाल निकल जाते, पक भी टाइम पे एकदम से ओगरा लग जाते सर, गेहूं उस खेत में सर 5 एकड़ जमीन है सर, ओगरा इससे जम से लगा था बाद में सर के गेहूं में। जी सर, बाद में लगा था सर, जब फलिया बाल निकले या दाने पड़ने लगा, थोड़े थोड़े दाने से ओगरा लग जाते सर, वो नहीं सर, बहुत नुकसान हो जाता। तो भैया आपने मिट्टी परीक्षण वगैरह करवाओ कि नहीं? नहीं करवाओ सर भैया, आपसे हम जानकारी हमने, चलो अभी तो हमने मिट्टी परीक्षण जब अगली साल ही हो पाएगा, अभी तो हो नहीं पाएगा सर। अब आपके लाने जानकारी दे रहे हैं कि बुआई करो चाहिए कि ना करो चाहिए। आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। मानसून के पहले की जो बरसात हो गई है और इतनी नमी में का 20-22 तारीख तक सोयाबीन की बोनी करी जा सकत है? नहीं, अभी तो ये प्री मानसून बारिश है। सोयाबीन की या कोई भी खरीफ की फसल की बोनी हमें तब करनी है जब 4 से 5 इंच बारिश हो जाए। जी। 4 से 5 इंच बारिश अगर हो जाए और जो फोरकास्टिंग आ रही है मौसम विभाग की, अगर वो मानसून की बारिश हो रही है तो 4-5 इंच नमी होने पर हम बुआई का काम कर सकते हैं। अभी थोड़ी जल्दी है, अभी बोनी के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, 2-3 दिन में अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर बोनी अपने को करनी है। तो तैयारी पूरी तैयारी रखें। आप बीजोपचार की दवा भी ले लें, बीज का अंकुरण की जांच भी कर लें, बीज भी साफ सुथरा कर लें, फर्टिलाइजर की भी व्यवस्था कर लें और जैसे ही अपने को मौका मिलता है, लेकिन 4 से 5 इंच बारिश हो जाए तभी हमें सोयाबीन या जो भी खरीफ की फसल है उसकी बोनी करनी है। जी। इनको ही दूसरो प्रश्न हतो के गेहूं की फसल में उगरा लग जाते बाद में, तो एको का कारण हो सकत है और एक निदान के का उपाय है? नहीं, गेहूं में तो ऐसा उगरा की कोई समस्या वैसे आती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पानी की कमी हो जाती होगी या जमीन में दीमक इनके यहाँ होगा जी, तो उसकी वजह से उसकी जड़ें सूख जाती हैं। तो आप जो कम पानी वाली किस्में हैं गेहूं की, अब इन्होंने किस्म का नाम नहीं बताया, जो कम पानी वाली किस्में हैं जैसे JW 3288 है जी, JW 3211 है, JW 3269 है, ये कम पानी वाली किस्में हैं, इनको किसान भाई लगाएं। और या फिर कम समय में पकने वाली किस्में हैं जैसे MP 4010 है, JW 3336 है, इनको लगाएं तो जो पकने की अवधि है वो इनकी 105 से 110 दिन है जी। तो आपका गेहूं में पानी की कमी से पौधे नहीं सूखेंगे जी। चलो भैया, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आपने कार्यक्रम को सही नाम लो है, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी सागर। जी सर, हल्लन भाई बोल रहे हैं थोड़ा गाँव से। वाह भैया हल्लन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। सर, गर्मियों में अपन ने भिंडी बोई। अच्छा। तो अपन ने गर्मी में उसकी फसल लेने की सोची थी, तो भिंडी में एक ऐसी समस्या आई है कि उसने गिरोदे ही नहीं ली, बिल्कुल मानो पौधा पीरो पीरो होकर और धरती से ऊपर हो ही नहीं बढ़ हुआ। अच्छा। तो आखिर का कारण रहो इसको मानो समझ में ना पाई। तो भिंडी को कौन सा भैया बीज बो, तो आपने घर कोई बीज बो तो के बाजार से ले आए थी? नहीं सर, भिंडी को बीज तो सागर से ले आए थे, उद्यान विभाग से अपन प्राप्त, बहुत अच्छी किस्म को बीज है तो वो। अच्छा। हाँ, और मानो बीज उसमें पेड़ में वैसे जैसे मानो ये पीलो मोजा कोई उर्दा मूंग में लग जाए। हाँ हाँ। जैसे पीली पीली पत्ती हो के बहुत मुरझा सी गई, मानो बड़ी नहीं है। 1-2 दवाइयाँ बाजार की दारियों पे अपन नीम को पानी को भी छिड़काव करो। अच्छा अच्छा।
लेकिन पेड़ ने बढ़ोतरी नहीं लगी, बिल्कुल बढ़ो ही नहीं है, धरती में चिपकी है सर। और एक समस्या वो है कि जो मिर्च के बारे में सोच रहे थे सर कि मिर्च भी अपन अच्छे किस्म की लगाओ थे, हर साल थोड़ी बहुत अब भी लगी है। हाँ हाँ, मानो उसके पत्ता जो कुकर जाते मानो मुट्ठा जैसे पेड़ बन गया, उसमें फूल आवे के बाद भी फल नहीं लगो मिर्च में। मानो ये दो समस्या, इसको स्थायी कोई निदान हो जैसे कुकरा को मिर्च को। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपकी दो ही समस्याएं हमने सुन ली हैं और हमारे कृषि विशेषज्ञ ने भी सुन ली हैं, तो आपकी समस्या को निदान बता रहे हैं भैया, सुनो ध्यान से। जी सर। देखिए, जो भिंडी की आपने समस्या बताई, जी भिंडी सर, में एलोवेन मोजेक जो आप कह रहे हैं, पीला मोजेक बीमारी भिंडी में आती है। और इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि हम चिपचिपे प्रपंच आते हैं पीले और नीले रंग के, तो पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच हम 10-10 फीट की दूरी पे सब्जियों वाले खेत में, या जो भी हमने माने मूंग वगैरह लगाई थी उसमें ये समस्या थी, तो उसको लगाएं। दूसरा, आप कह रहे हैं नीम का पानी डाला, नीम का तेल या नीम की निबोली का रस निश्चित तौर पे इसमें कीट नियंत्रण में मददगार होता है, जिससे ये बीमारी फैलती है। तो आगामी समय में पहली बात तो ये कि आप जो भिंडी का बीज लें, कौन सी किस्म की भिंडी थी आपकी, नाम क्या था भिंडी के किस्म का? नाम तो उसको पता नहीं सर का नाम से हती, लेकिन वो लिया अपन बयान की बार। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी रही होगी। फिर भी हमारी सभी किसान श्रोता जो अभी समय जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि जब भी कोई बीज खरीदे उसका नाम या तो आप याद कर लें या नोट करके किसी कागज पर रख लें, क्योंकि किस्म अगर आपकी अच्छी है तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। किस्म अगर ऐसी है जिसमें रोग आता है तो उसके नियंत्रण के जो उपाय होते हैं। दूसरी बात ये कि भिंडी हुई, बरबटी हुई, आपका मूंग हुई, उड़द हुआ, सोयाबीन हुई, इन सब में पीला मोजेक की समस्या आती है। अभी हमने इसको गर्मियों में लगाया था, अब हम बरसात में भी लगाना है। जहां पे गर्मियों में ये समस्या आई है, तो आप ये मान के चलो कि बरसात में तो हर हालत में ये समस्या आनी ही है। तो आप शुरुआत में जब आप बीज को बोने लगे, बीज को बोने से पहले 2 प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, एक इमिडाक्लोप्रिड 48% और एक थायोमेथॉक्सैम 70%। ये 2 दवाइयां ऐसी हैं जो पीला मोजेक, जो सफेद मच्छर है, उसको नियंत्रित करने के लिए बीजोपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। दवाइयों के नाम हम फिर रिपीट कर देते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 48% 600 FS और थायोमेथॉक्सैम 70%। ये दोनों दवाइयां छिड़काव के लिए नहीं है, ये दोनों दवाइयां बीजोपचार के लिए हैं। ये ऐसे कीटनाशी हैं जो बीजोपचार के रूप में काम करते हैं। तो जब भी आप इस तरह की फसल बोएं, इनसे बीजोपचार करें। और जब आपकी फसल 20-25 दिन की हो, उस समय आप खेत में देखें कि सफेद मच्छर, जो सफेद मक्खी है, अगर वो हो तो पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। आप नीम का तेल का छिड़काव करें। इसके अलावा एक वर्टिसिलियम लैकिनी जैविक कीटनाशी आता है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नहीं है तो आप तमाम तरह की जो दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं रस चूसक कीटों के लिए, तो रस चूसक कीट नियंत्रण होने के साथ साथ जो पीला मोजेक बीमारी है वो भी आपकी नियंत्रित होगी। उसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8 है, थायोमेथॉक्सैम 25% है, एसिटामिप्रिड है। ये दवाइयां ऐसी हैं जो रस चूसक कीटों में बहुत अच्छा काम करती हैं, और इनको आप बारी बारी से अलग अलग समय पे अलग अलग दवाइयों का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो। और डॉक्टर साहब ने एक और समस्या बताई है, मिर्ची में पत्ता सिकुड़ रहे हैं, तो ये समस्या से ये कैसे निदान पा सकते हैं? ये जो मिर्ची में पत्ता सिकुड़ने की समस्या है, आपको जब भी आप मिर्ची का बीज खरीदें तो ज्यादातर किसान भाई, क्या अधिकतर किसान भाई हमारे हाइब्रिड सब्जियों का बीज उपयोग करते हैं। तो जब भी आप हाइब्रिड का बीज उपयोग करें, वहां पे जो भी विक्रेता बंधु हमारे हैं उनसे जरूर पूछें कि इसमें पीला मोजेक के प्रति ये सहनशील है या प्रतिरोधक है कि नहीं है। तो पीला मोजेक के लिए जो सहनशील और प्रतिरोधक किस्में हैं, उन्हीं का हमें उपयोग करना है। जो भी आप बीज लेंगे वो निश्चित तौर पे उपचारित मिलेगा। और जो हमने पूर्व में आपको उपचार बताए कि नीले और पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच आपको खेत में लगाने हैं, नियमित तौर पे आपको खेत की निगरानी करके जैसे ही ये समस्या दिखाई दे, तत्काल आपको रस चूसक कीटों की जो दवाइयां हैं, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, थायोमेथॉक्सैम, लैम्डासाहेलोथ्रिन, इनमें से किसी भी एक कीटनाशी का छिड़काव करना है। ठीक है हल्लन भैया। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो हेलो किसान वाणी सर। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।
गुड्डू चौर बोल रहा हूँ ढूंढा से। बहुत बहुत स्वागत है गुड्डू भैया ये कार्यक्रम में आपको। बताओ भैया खेती किसानी में क्या समस्या आ रही है? समस्या जो आ रही है जब सोयाबीन की बोनी होती। हाँ हाँ। तो सोयाबीन में तो पता लगनी है, तो हम जो पूछा जैसे जैसे काय की बोनी करे, सोयाबीन तो महंगो समझ में नहीं आई कैसे लाए, तो हमें जो की सलाह दी मैं क्या बोनी करो तो उसे पता लगे। बिल्कुल भैया बहुत अच्छो प्रश्न करो है आपने। तो ये सोयाबीन के विकल्प फसलों की जानकारी चाहते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, सुनो ध्यान से। देखिए गुड्डू भैया ऐसा है कि तमाम सारी जो खरीफ की फसलें हैं जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, तिल है, उड़द है, मूंग है, राम तिल है, इन सभी की बोनी हम हमारे जिले में भी कर सकते हैं। तिल की बोनी, राम तिल की बोनी या उड़द की बोनी हमें ऐसी जगह पे करनी है जहां पे पानी नहीं रुकता है, और जहां पे थोड़ा बहुत पानी ठहरता है वहां पे सोयाबीन है, धान है, ज्वार है, मक्का है, इनकी खेती हम कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को आज आपके प्रश्न के माध्यम से ये विशेष सलाह है कि हम फसल विविधीकरण की ओर जाएं, हम एक ही फसल की तरफ ना जाएं। पूर्व में हमारे साथ क्या हुआ, हमने पूरे जितने भी हमारे खेत थे हम ज्यादातर खेतों में सोयाबीन लगाया, और सोयाबीन में मौसम के साथ कुछ समस्याएं आई, कुछ बीमारियां आई, कीड़ों का प्रकोप हुआ और उत्पादन में कमी हुई। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप 3 से 4 फसलें उसमें 1-1, 1.5 एकड़ में लगाएं, कभी कोई रिस्क जिससे आपकी नहीं रहेगी। उड़द की बहुत सारी पीला मोजेक प्रतिरोधी किस्में हैं, आप उड़द की बुआई कर सकते हैं, कम लागत में खेती हो जाती है। मक्का की खेती आप कर सकते हैं, कम लागत में होती है, कम समय में भी पक जाती है। मक्का भी 100 से 110 दिन में कट जाता है। जो धान की किस्में हैं जैसे JR 206 है, MTU 1010 है, दंतेश्वरी है, JR 81 है, ये सभी किस्में रोपा में अगर लगाते हैं तो 100 दिन में पक जाती हैं, और अगर सीधी बुआई करते हैं तो 120 दिन में पक जाती हैं। तो हम धान की भी जहां पे थोड़ा बहुत पानी ठहरता है या पानी ठहरने की हम व्यवस्था कर सकते हैं वहां धान की बोनी करें। सोयाबीन की ये बात सही है कि जो किस्में नई किस्में हैं उनका बीज की उपलब्धता इस साल थोड़ी सी कम है, लोगों में पहले से काफी जागरूकता आई और मई में ही लोगों ने बीज प्रोक्योर करके बीज खरीद के रख लिया। और जो नई किस्में हैं जैसे जवाहर सोयाबीन 2098 है, जवाहर सोयाबीन 20116 है, RBS 1135 है, RBS 2001-18 है, ये पंत 18 है, ये किस्मों का बीज थोड़ा कम है। लेकिन बाकी हमारी जो पुरानी किस्में हैं जैसे RBS 2001-4 है, JS 2034 है, NRC 86 है, ये किस्मों का बीज अभी बीज की जो समितियां हैं उनके पास भी है और जो बीज निगम है उनके पास भी है। तो एक और वैरायटी है जवाहर सोयाबीन 2069, इसका बीज भी बीज निगम में था। तो हमारे किसान भाई बीज इसको लेके थोड़ा बहुत सोयाबीन जरूर लगाएं, क्योंकि रिस्क कम है सोयाबीन में। लेकिन और दूसरी फसलें भी थोड़ी थोड़ी बोए हम। सोयाबीन के संग कुछ अंतर्वर्ती फसलें भी ले सकते हैं। अंतर्वर्ती फसल में जैसे आप अरहर बहुत अच्छा विकल्प है जी। अरहर के साथ उड़द है, अरहर के साथ सोयाबीन है, अरहर के साथ ज्वार है, अरहर के साथ तिल है, हम इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ऐसे खेत जहां पे सिंचाई की सुविधा कम है जी। और जल्दी आपको खेत खाली नहीं करने हैं, तो वहां पे आप अंतर्वर्ती फसल लेके पहली फसल आपकी जो है जैसे ज्वार है, सोयाबीन है, ये जल्दी कट जाएंगे जी। और अरहर आपकी दिसंबर में कटेगी। तो आपको एक साथ 2 फसलों का लाभ भी मिल सकता है। तो फसल विविधीकरण की ओर जाएं हम, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी फसलें लगाएं। और एक फायदा और भी इससे ये होगा कि कटाई का समय सबका अलग अलग है, तो आपको पर्याप्त समय रहेगा आपके पास कि सब फसल की कटाई करके आप उसको सुरक्षित रखेंगे। अगर मान लीजिए आप मजदूरों के माध्यम से ये काम करा भी, आपको एक साथ मजदूरों की समस्या नहीं आएगी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में आपने फोन लगाओ। तो डॉक्टर साहब जैसी कि आपने बताई कि सोयाबीन में तरह तरह की बीमारियां अब सामने आने लगी हैं और किसान भैयारों को उपज भी कम मिल रही है, तो वे और क्या कर सकते हैं उपाय के सोयाबीन से अच्छा उत्पादन मिले और फायदा मिले? देखिए, सोयाबीन की खेती काफी बड़े पैमाने पर हमारे जिले में भी होती है, संभाग में भी होती है और प्रदेश में भी होती है। तो विशेष बात हमारी किसान भाइयों से यह है कि जो भी बीज हम उपयोग कर रहे हैं, बीज को पहले जमा के देख लें जी, जिससे उनके अंकुरण की प्रतिशत उनको पता चल जाए, तो उनको अधिक बीज ना बोना पड़े। दूसरी बात, बीज को बोने से पहले बीजोपचार अवश्य करें,
किसी भी एक फफूंदनाशी से बीजोपचार करें। उसके बाद राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से बीजोपचार करें जी। बुआई के पहले जब हम खेत तैयार कर रहे हैं, खेत तैयार करने के दौरान आप सिंगल सुपर फास्फेट 3 बैग यानी 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से डालें। उसी समय उसमें 13 से 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश अवश्य उपयोग करें और फिर आप सोयाबीन की बोनी करें। जब सोयाबीन हमारा 8 से 10 दिन का हो और उस समय हम 10 से 15 किलोग्राम यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो सोयाबीन में हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात और आती है नींदा नियंत्रण की। जी। अब पहले हम ज्यादातर जो नींदा नियंत्रण का काम करते थे वो पोस्ट इमरजेंस करते थे, मतलब जो हमारी फसल 20 दिन की हो गई, 25 दिन की हो गई जी। तो हमने तमाम तरह के विकल्प हमारे पास नींदा नाशक के हैं, कॉम्बिनेशन भी है, अलग अलग भी हैं, उनका उपयोग करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में 1-2 नींदा नाशक नए आ गए हैं जो कि हम बुआई के तुरंत बाद उपयोग करेंगे, जैसे डाइक्लोसोलम है जी, है ना। तो इसको हम बोनी के तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर इसको हम डाल दें तो ये प्रयोगों में पाया है कि इसके काफी अच्छे परिणाम हैं और 1 से 1.5 महीने तक खेत में नींदा नहीं होता, जब तक हमारी सोयाबीन की फसल काफी अच्छी हो जाती है। और अगली बात यह कि जो भी हम सोयाबीन की बोनी करें वो हम रिज फरो पद्धति से, मेड़ नाली पद्धति से सोयाबीन की बोनी अगर करते हैं तो हमारी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ये मोटी मोटी बातें थी, इनको अपना के हमारे किसान भाई सोयाबीन की अच्छी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, बीज अंकुरण को परीक्षण और एक संगे संगे उर्वरक प्रबंधन, संगे संगे खरपतवार प्रबंधन, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिससे कोई भी फसल हो उसको अच्छो उत्पादन अपन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान भैयारों के लाने दी। और आज के एक कार्यक्रम में हमारे कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बिजोरा। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद।